जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। और ये जो प्रश्न है ये आपके सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। पैटर्न NCERT बेस्ड रखा गया है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट ज्योग्राफी का। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में गिरती है? दोस्तों, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो तीन ओर से जल से घिरी होती है। जैसे ये जो भाग है भारत का, ये वाला, वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती बल्कि अरब सागर में, अर्थात पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है? आपके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माँ नर्मदा नदी। ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों नर्मदा नदी जो निकलती है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, ये जरूर याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की एक खास बात यह है कि ये रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, अर्थात भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का पार्ट बनाती है नर्मदा नदी, और जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जो मार्बल फॉल है, उसका नाम है धुआंधार। ये काफ़ी आता है, धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी के द्वारा बनता है जबलपुर में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। क्लियर दोस्तों यहाँ कुछ नदियों की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो उड़ीसा की जीवन रेखा है आपकी महानदी। और महानदी के डेल्टा के दक्षिण में एक झील का निर्माण होता है, वो झील कौन सी है? चिल्का झील। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि चिल्का झील किस नदी के डेल्टा पर बनती है, तो आप बताएंगे महानदी के डेल्टा पर बनती है। और उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। और महानदी पर एक डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम या बांध, ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। हीराकुंड डैम ये आपका महानदी पर ही बनता है। क्लियर दोस्तों, चलिए लिखा गया है यहाँ पे कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर प्लेट्यू। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर के पठार से निकलती है। और कृष्णा नदी को क्या कहा गया है? अर्धगंगा कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना, किस नदी को अर्धगंगा कहा गया? कृष्णा नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी की हम बात करें तो दोस्तों कावेरी नदी जो है ये ताल कावेरी एक जगह है कर्नाटक में, तो कर्नाटक से इसका उद्गम होता है ताल कावेरी से। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आप सुने होंगे, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा गया है। हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहा गया अगले प्रश्न में? तो कहा गया है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दोस्तों रूर की अगर हम बात करें तो रूर एक क्षेत्र है जर्मनी में, जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, और जो अपनी खनिज संसाधन के लिए बहुत विख्यात है दुनिया में। तो इस तरह से भारत का रूर की संज्ञा जो दी गई है वो किस नदी बेसिन को कहा गया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह जर्मनी के रूर क्षेत्र में खनिजों की संपदा पाई जाती है, उसी तरह से दामोदर नदी बेसिन में खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रूर कहाँ पर है, तो जवाब होगा जर्मनी में, लेकिन भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को काटकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? दोस्तों कौन सा दर्रा है? तो आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा या नाथुला दर्रा। सही जवाब क्या होगा? पीर पंजाल श्रेणी को काटकर मनाली और लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रोहतांग दर्रा। ठीक है दोस्तों अगर बात करें हम नाथुला की, तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में आता है। ठीक है, सिक्किम। माना दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है, और नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है। तो हमसे पूछा गया था कि मनाली और लेह को कौन सा दर्रा सड़क मार्ग से जोड़ता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये हिमाचल में आता है। क्लियर। नेक्स्ट
अगला प्रश्न क्या कहता है, कहा गया है कि भारत की जायद, एक्चुअली जैद लिख गया, ये जायद है, ठीक है, जायद की फसलें मुख्य रूप से किस अवधि के दौरान उगाई जाती हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून, जून से सितंबर या दिसंबर से मार्च। अगर हम बात करें जायद की फसलों की, तो जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में होती हैं, गर्मियों के दिनों में जायद की फसलें उगाई जाती हैं, और ये जो होती है वो कब होगी, मार्च से जून के बीच। जायद की फसलें मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में जो खरीफ सीज़न है, खरीफ फसल, ये मानसून की फसलें होती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। हमसे पूछा गया था जायद की फसलें मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है। दोस्तों माजुली जो है एक द्वीप है और ये नदी के द्वारा बनता है, तो कौन सी नदी है, आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी और गोदावरी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ये ध्यान रखना, नदी द्वीप है। और माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो सही जवाब होगा आपका असम में है, असम में है माजुली द्वीप, और अब ये एक जिले का दर्जा भी रखता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। और कौन सा ग्लेशियर है, तो वह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो ये भी आप ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सांगपो। तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर असम में कोई नदी बाढ़ लाती है, सिंचाई के लिए जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनता है। क्लियर दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया है गोदावरी की अगर मैं बात करूँ तो ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, कर्क रेखा भारत की किस नदी को 2 बार काटती है। दोस्तों कर्क रेखा किस नदी को काटती है, आपके ऑप्शन है गंगा, चंबल, माही या यमुना। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है, वो है कांगो नदी। तो ये तीनों आप ध्यान रखना, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, और कर्क रेखा को भारत में जो नदी 2 बार काटती है वो है माही नदी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, आंसर होगा 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया, भारत में उगाई जाने वाली उस फसल का नाम बताइए जिसे उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी फसलों के अंतर्गत रखा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि एक ऐसी फसल जो 2 अलग अलग सीजनों में अलग अलग रूप में बोई जाती है। जैसे अगर हम इस फसल को दक्षिण भारत में बोएंगे तो रबी सीजन में आएगी, और उत्तर भारत में बोएंगे तो खरीफ सीजन में आती है। तो कौन सी फसल है, आपके ऑप्शन है तिल, मक्का, बाजरा, सरसों। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तिल वो फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ फसलों के अंतर्गत आती है और दक्षिण भारत में रबी फसलों के अंतर्गत आती है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तिल, ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फसलों की रानी किसे कहा गया है, क्वीन ऑफ क्रॉप, अर्थात फसलों की रानी किस फसल को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना मक्का एक ऐसी फसल है जिसको फसलों की रानी कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लिखा गया है बाजरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस फसल को कैमिल ऑफ डेजर्ट कहा गया है, कैमिल ऑफ डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान का ऊंट किस फसल को कहा जाता है, सही जवाब होगा बाजरा को कैमिल ऑफ डेजर्ट कहा गया है, रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत
ज़्यादा टेम्परेचर में और कम नमी में सफ़र कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है बाजरा, ठीक है। सोरगम इसको कहा जाता है। तो रेगिस्तान का ऊँट बाजरा को कहा गया है और फसलों की रानी मक्का को कहा गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक फसल होती है आपकी गोल्डन फाइबर, किस फसल को गोल्डन फाइबर बोलते हैं? तो आप बताएंगे गोल्डन फाइबर, ये जो फसल है ना ये जूट को कहा जाता है, जूट, गोल्डन फाइबर जूट का दूसरा नाम है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जूट का दूसरा नाम गोल्डन फाइबर। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों की रानी किसको कहा जाता है, तब क्या बताएंगे आप? फलों की रानी, तो वो है आपका लीची, लीची को फलों की रानी कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखें। मसालों की रानी, तो वो इलायची को कहा जाता है, मसालों की रानी इलायची को कहा गया है। तो ये भी आप याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि उस फसल का नाम बताओ जो उत्तर भारत में तो खरीफ सीजन में बोते हैं और दक्षिण भारत में रबी सीजन में। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तिल, तिल है उसका सही जवाब। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा को नहीं जोड़ता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा दर्रा है जो भारत चीन सीमा को नहीं जोड़ता? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में, ये भी जोड़ता है। तो ये सिक्किम में, ये हिमाचल में और ये उत्तराखंड में, ये तीनों दर्रे भारत चीन सीमा को कनेक्ट करते हैं। लेकिन भोर घाट दर्रा ये एक ऐसा दर्रा है जो भारत चीन सीमा को नहीं जोड़ता। तो फिर किसको जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा ये पश्चिमी घाट पे आता है और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भोर घाट जो पास है वो मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत चीन सीमा को कौन कौन से जोड़ रहे हैं? सिपकिला, नाथुला, लिपुलेख। अच्छा ये जो शब्द लिखा है ना ला, जैसे जैसे ला का मतलब ही क्या होता है? ला का मतलब होता है दर्रा। जैसे आप कई सारे दर्रे सुनते होंगे, रोहतांगला दर्रा, उमिंगला दर्रा, ठीक है, बनिहाल ला दर्रा, ला मतलब दर्रा होता है। तो इसका सही जवाब होगा भोरघाट दर्रा, भारत चीन सीमा को नहीं जोड़ता। बाकी नाथुला, सिपकिला और लिपुलेखला ये सब जोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है? दोस्तों अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका को, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो ये है आपका पाक स्टेट, ये वाला, और नीचे क्या है? ये आपका श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पाक स्टेट। अच्छा पाक स्टेट के अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ मन्नार भी, ये आपका भारत श्रीलंका के बीच में पड़ती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया बेरिंग, बेरिंग जल संधि की बात करें तो ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। तो ये भी आपके एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी आप याद रखेंगे। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। हमसे पूछा गया था भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो स्टेट है वो है कौन सा? पाक स्टेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न? दोस्तों क्या आपको पता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा, महावेली गंगा, ये आप ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पिदूरू थालागाला, पिदूरू थालागाला, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? कहा गया है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों कपास की खेती की अगर हम बात करें तो कपास की खेती काली मिट्टी में अच्छी की जाती है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। दोस्तों भारत में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप बताएंगे दक्कन के पठार में, दक्कन का जो पठार है वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और दक्कन ट्रैप के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है और कपास की खेती के लिए जो बेस्ट सोइल है वो है हमारी काली मिट्टी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। लीचिंग पावर जहाँ सबसे ज़्यादा होती है, लीचिंग का मतलब होता है पानी रिसने की क्षमता किस मिट्टी में ज़्यादा है, तो वो लेटेराइट मिट्टी में है। और लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चाय की खेती के लिए,
काजू की खेती के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है तो वो है आपकी लेटराइट मिट्टी। इसमें लिचेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, पानी रिस के तुरंत ही नीचे चला जाता है, तो ये आप याद रखना। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी सबसे बेस्ट मिट्टी है। दोस्तों कल हम जब एक पहला सेट डाले थे तो हमने एक शब्द आपको पूछा था टेरा रोसा। टेरा रोसा शब्द किससे संबंधित है? तो वो होगा लाल मिट्टी से। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या उत्तराखंड। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और ये यूनिक है, ठीक है, दुनिया में एक सींग का गैंडा कहीं नहीं मिलता, तो ये केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। और ये कहाँ पर है? असम में। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो गैंडे का सींग होता है, क्या ये हड्डी होता है? तो आपका जवाब होगा नो, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बोन, इट इज़ ए क्रेटिन प्रोटीन। अगर आपसे पूछें कि जो सींग है वो क्या है, तो एक प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन? क्रेटिन। इस क्रेटिन प्रोटीन की खास बात क्या है? ये हमारे बालों का निर्माण करता है, हमारे नाखूनों का निर्माण करता है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो डेड सेल होती हैं, मृत कोशिकाएं, उनका निर्माण भी क्रेटिन प्रोटीन करता है। तो गैंडे का जो सींग होता है वो प्रोटीन होता है, कौन सा? क्रेटिन, ठीक है, क्रेटिन प्रोटीनों का गुच्छा होता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैं आपको दो टर्म बताता हूँ, एक है आपका एक्स-सिटू और एक है आपका इन-सिटू। इन-सिटू और एक्स-सिटू कभी आप सुने होंगे इसके बारे में। आई होप जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया कि एक्स-सिटू क्या होता है, इन-सिटू क्या होता है। देखो इन-सिटू की सबसे पहले बात करें तो इन-सिटू एक ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी वनस्पति या वन्य जीव को उसके प्राकृतिक आवास में आप संरक्षित रख रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट उसमें अगर उसको दे रहे हैं, तो वो इन-सिटू है, ठीक है। जैसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो वो आपका इन-सिटू होता है। अगर किसी जंगली जानवर को ले जाके आपने जू में बंद कर दिया और आप उसको नेचुरल हैबिटेट ना देके एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दे रहे हैं, तो वो होगा आपका एक्स-सिटू। कहने का मतलब है जब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाए तो इसे इन-सिटू कहा जाता है, और जब उनको कृत्रिम आवास दिया जाए तो उनको एक्स-सिटू कहा जाता है। एक्स-सिटू लाइक दैट जू, चिड़ियाघर जो होते हैं वो एक्स-सिटू का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क वो इन-सिटू का एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर, याद हो गया। आगे काजीरंगा पूछा गया था, असम में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, और ये केरल में आती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि केरल में आती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट। यहाँ पे लिखा गया है डोडा बेट्टा, तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है आपका कलसूबाई। क्या आपको पता है कि कलसूबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप बताएंगे। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या खंबात की खाड़ी। दोस्तों लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप ना, इसकी राजधानी पूछ लेता है एग्जाम में, तो कवरत्ती, राजधानी कवरत्ती है इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक कोरल अर्थात प्रवाल द्वीप समूह है, यहाँ पे मूंगे मिलते हैं, प्रवाल द्वीप समूह है लक्षद्वीप। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहा गया है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? दोस्तों सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर, और सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? तो सुंदरी के वृक्षों के कारण। सुंदरी के वृक्ष जो हैं वो मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है। मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसी वनस्पति है जो खारे पानी में उग सकती है, ठीक है। अगर सैलाइन वाटर है तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं।
तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। अगले प्रश्न में कहा गया है, दोस्तों यही थे आज के प्रश्न और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलूँगा। पॉलिटी का बेस्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न वाइज, तो वेट कीजिएगा पॉलिटी के लिए। और स्पोर्ट्स सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम में। स्पोर्ट्स सेक्शन के अलावा यूपी SSSC को ध्यान में रखते हुए जो आपके क्वेश्चन हैं यूपी जीके के, वो भी मैं लेके आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियाँ हैं उनके साथ मैं आज की क्लास को विराम दूंगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में बेबी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।